यहाँ पे आपका इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलोंगेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो इलोंगेशन प्रोसेस में एक एक करके जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड टीआरएनए है, वो अमीनो एसिड को लेके आएगा, वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और जो पेप्टाइड चेन है उसका इलोंगेशन होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 साइड्स देते हैं, ई साइड, देन पी साइड और ए साइड, ठीक है। तो जो भी नया अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा वो कहाँ पे आएगा, ए साइड में आएगा, ठीक है। देन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए है वो हमेशा पी साइड में ही प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अमीनो एसिड है, तो ए साइड में दूसरा अमीनो एसिड वहाँ से एंटर होगा, अमीनो एसिड यहाँ पे एंटर होगा। देन इस इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये जो प्रोसेस है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, इट कैरिड आउट बाय एंजाइम दैट इज द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज which is present in the large subunit of ribosome, that is the 60S राइबोसोम के पास ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है वो प्रेजेंट रहती है, जिससे क्या होता है, जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो अब देखो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो यहाँ से ये अमीनो एसिड हट जाता है इस टीआरएनए से, और वो टीआरएनए इस ई साइड में आ जाएगा। तो ये जो तो मैं ऐसे बनाता हूँ टीआरएनए, एमआरएनए। तो ये जो एमआरएनए है, ये जो राइबोसोम है, वो 3 कोड आगे मूव करता है, ठीक है। 3 कोड आगे वो मूव हो जाता है। तो ये जो टीआरएनए है, जो हमारा फर्स्ट इनिशिएटर टीआरएनए है, वो ई साइड में आ जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा ए साइड में था वो किस में आ जाएगा, वो पी साइड में आ जाएगा विथ 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है। देन उसके बाद नया जो अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा, इट विल एंटर इन द ए साइड, ठीक है। उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर एंटर होने के बाद फिर यहाँ पे फिर से तीसरा जो अमीनो एसिड है वहाँ पे बाइंड होगा, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा इस अमीनो एसिड के साथ। फिर इस तरीके से 3 अमीनो एसिड वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। देन ये जो ई साइड में आया था वो ई साइड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट अमीनो एसिड लेने के लिए वहाँ से फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा इलोंगेशन प्रोसेस होता है। तो इलोंगेशन में भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, इलोंगेशन फैक्टर्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वो इलोंगेशन फैक्टर्स हैं, एक इलोंगेशन फैक्टर जो अमीनो एसिड टीआरएनए उसको लेके आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, इलोंगेशन प्रोसेस। तो हमारा इनिशिएशन प्रोसेस यहाँ तक हुआ था, कहाँ तक, AUG, दिस इज आवर इनिशिएशन कोडॉन। तो यहाँ पे बाइंड हो गया था, मिथाइलिन। सो दिस इज द पी साइट, यहाँ पे ए साइट प्रेजेंट है और उसके आगे ई साइड, ठीक है। सो
अब उसके बाद जो नेक्स्ट एमाइनो एसिड है, जो सेकंड, इसके बाद दूसरा कोड जो होगा यहाँ पे, दैट इज, अगर हम यहाँ पे कोड की बात करेंगे तो CAC फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए CC हमारे नेक्स्ट कोडॉन है, ठीक है। तो CAC किसी दूसरे एमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं CCC, ठीक है। CC हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो CCC मेनली एलेनिन के लिए कोड करता है। तो अब सेकंड कोडॉन हमारा स्कैन करता है कौन, दूसरा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड tRNA। तो दूसरा हमारा अमीनो एसिड आएगा, दैट इज द CC के हिसाब से GGG। तो GGG किसके लिए करता है, एलेनिन के लिए करता है। तो एलेनिन जो अमीनो एसिड tRNA वो वहाँ पे आके बाइंड होगा कहाँ पे, ए साइट पे, ठीक है। तो अब ये खुद नहीं आता, इसको लेके आता है एक इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर। दैट इलोंगेशन फैक्टर इज इलोंगेशन फैक्टर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है वो इसको लेके आता है कहाँ पे, इस ए साइड पे, कौन, इनिशिएशन इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा। ये इस एमाइनो एसिड tRNA को, जो एक्टिवेटेड tRNA है along with the alanine, उसको एस्कॉर्ट करता है कहाँ पे, इस ए साइड पे, कहाँ पे, इस ए साइड पे। सो द elongation factor EF1 alpha in escort the activated tRNA in the A site of the ribosome, and this EIF1 alpha is एसोसिएटेड विद GTP। तो वो GTP फॉर्म में ही इसको लेके आ सकता है। अगर वो GTP फॉर्म में चला गया तो वो इसको वहाँ तक नहीं लेके जा सकता है। तो इसका GTP फॉर्म में होना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो इस अमीनो एसिड tRNA को उस ए साइट में रिक्रूट कर सके या उसको वहाँ तक एस्कॉर्ट कर सके। देन हम इस डायग्राम में देखेंगे नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है इलोंगेशन में, वो है पेप्टिडाइल, और हम ऐसा बोल सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कैसे जो tRNA है, दैट इज द एमाइनो एसिड tRNA, किस तरीके से जो अमीनो एसिड्स हैं उनको लेके आता है कहाँ पे, जो ये साइट्स हैं। तो हमने ऑलरेडी देखा कि यहाँ पे जो फर्स्ट है इनिशिएशन कोडॉन, तो वहाँ पे मिथाइनिन आएगा, फर्स्ट हमारा अमीनो एसिड है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी हमने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए हमने एलेनिन की बात की थी। तो एलेनिन आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा कहाँ पे, जो ए साइट है वहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जो दैट इज द इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, elongation factor 1 alpha elongation eukaryotic elongation factor 1 अल्फा किस तरीके से इस एमाइनो एसिड tRNA को, जो एक्टिवेटेड tRNA है, इसको ए साइट पे लेके आता है, ठीक है। देन जो नेक्स्ट प्रोसेस है इलोंगेशन में, वो है बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब इस एलेनिन और इस मिथाइनिन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या जो रिएक्शन है, जो बॉन्ड है, इट इज formed in the presence of enzyme, that is peptidyl transferase,
ठीक है। तो ये जो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज है वो इस एंजाइमेटिक रिएक्शन को, जिसमें दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, वो कराता है। कौन? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। तो ये जो ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी है, यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं रहता है, बल्कि जो राइबोसोम में राइबोसोम के लार्ज सब यूनिट है, उसमें जो आरएनए प्रेजेंट है, दैट इज द आरआरएनए, वो पेप्टाइल ट्रांसफेरेज की तरह एक्ट करता है। और मेन यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, द लार्ज सब यूनिट हैज द राइबोसोमल आरएनए विच एक्ट एज ए राइबोजाइम। ठीक है, जो राइबोजाइम की तरह काम करता है, विच हैज द पेप्टाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी विच causes the bond formation between the two amino acid, that is the methionine and alanine। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म कराता है कौन? ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट रहता है? जो लार्ज सब यूनिट है उसमें। तो जो लार्ज सब यूनिट है उसमें आरआरएनए प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, विच एक्ट एज अ राइबोजाइम and forms and causes the formation of peptide bond between the two amino acids। ठीक है, तो अभी बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है हम देखेंगे अभी। I will show you in this diagram that how this bond is formed between the two amino acids। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे तो हमारा जो सबसे पहला अमीनो एसिड था, दैट इज द मिथाइनिन, H C डबल बॉन्ड O N H C double bond H R C double bond O O। It is attached to the tRNA, so these are the different arms of the tRNA. There is an anticodon loop. Here the next amino acid, that is our alanine or any other amino acid, we can say okay, for example leucine, okay, so this is the leucine, this is the methionine। So what happened in this reaction? The amino group of the amino acyl tRNA, that is the NH2, it attacks on the uh, it attacks the carbonyl group of the ester linkage of the peptidyl tRNA. So it attacks the carbonyl group of the ester linkage of the peptidyl tRNA to form a tetrahedral intermediate। तो जो अमीनो ग्रुप है किसका, जो ए साइड में टीआरएनए है प्रेजेंट है, तो वो उसका NH2 अटैक करता है कहाँ पे? जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे, जो हमारा जो ए साइड में मिथाइनिन है उसके जो टीआरएनए पे प्रेजेंट है, उसके कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। सो दिस intermediate collapse to form the peptide bond and release the deacetylate RNA। तो ये इंटरमीडिएट जो फॉर्म हुआ, तो इट विल collapse to form the peptide bond and release the deacetyl tRNA। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ H C डबल बॉन्ड O NH CHR C double bond O। So here the peptide bond is formed. Here peptide bond is formed
between the amino group and the carbonyl group of the peptide amino acid C double bond O O. Okay, and the tRNA which is deacylated or which is deactivated is released. So you can see this is the amide bond or the peptide bond which is formed between the carbonyl group and amino group of the amino acids, and this tRNA which is now deacylated because the amino acid is removed and the amino acid is transferred to the uh, tRNA which is in the A site. Okay, so now it is without amino acid. That's why we call it deacylated tRNA. Now this tRNA is ready to exit out from the राइबोसोम. तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है किसके बीच में, इन दोनों के बीच में. अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा आपको तो ये मिथाइनिन यहाँ से अलग हो जाएगा और अब यहाँ पे अटैच हो जाएगा. ठीक है, और ये जो टीआरएनए है नाउ इट इज रेडी टू रिलीज. अब ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है किसका, प्रोटीन्स का, इट्स वेरी स्पेसिफिक. ठीक है, ये क्या है, बहुत स्पेसिफिक है. और हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स वेरी स्पेसिफिक, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं लाइक इट्स वेरी सिलेक्टिव. ठीक है, तो इट्स वेरी सिलेक्टिव एंड द प्रोटीन रिक्रूटेड देयर शुड बी वेरी एक्यूरेट. ठीक है, तो जो एक्यूरेसी है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, अगर वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं हुई तो गलत प्रोटीन वहाँ पे इंसर्ट हो सकता है. तो उसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है कौन, सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे एमआरएनए में हमें पता है, एमआरएनए में क्या है, कोडिंग रीजन प्रेजेंट रहता है, दैट इज द कोड. ठीक, कोडॉन प्रेजेंट रहता है. और जो टीआरएनए है उस पर क्या प्रेजेंट रहता है, एंटी कोडॉन. तो सबसे पहले ये देखता है कि गलत प्रोटीन तो वहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा है, गलत अमीनो एसिड तो वहाँ पे इंसर्ट नहीं हो रहा है, रिक्रूट नहीं हो रहा है. अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे गलत प्रोटीन रिक्रूट हुआ तो एंटी कोडॉन और कोडॉन लूप में जो पेयरिंग है वो नहीं होगी. ठीक है, गलत अमीनो एसिड वहाँ पे ऐड नहीं होगा. अगर AUG है तो सिर्फ वहाँ पे मिथाइनिन ही एंटर हो पाएगा, दूसरा कोई अमीनो एसिड वहाँ पे एंटर नहीं हो पाएगा और बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा. तो सिमिलरली एक दूसरा भी है जिसके थ्रू मतलब ये जो सिलेक्टिवनेस है या एक्यूरेसी है वो मेंटेन की जाती है. तो जो स्मॉल आरएनए है उसमें एक सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं जो इस एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं या चेक करता है. ठीक है, अगर वहाँ पे गलत अमीनो एसिड इंसर्ट हुआ तो वहाँ पे वो बॉन्ड होने नहीं देता है. तो वो इस स्मॉल आरएनए में वो कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है. तो वहाँ पे कुछ डिकोडिंग सेंटर प्रेजेंट रहता है, डिकोडिंग सेंटर प्रेजेंट रहता है विच checks the error or which checks the accuracy rate at which the amino acids are recruited at the mRNA. ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रहा होता है उस टाइम पे सही अमीनो एसिड का वहाँ पे ऐड होना इंपॉर्टेंट है. अगर एक अमीनो एसिड भी वहाँ पे गलत हो गया तो वहाँ पे डिफॉल्ट प्रोटीन डेवलप हो सकता है. तो पहला जो एक्यूरेसी है वो चेक करता है कौन, जो एंटी कोडॉन कोडॉन जो बेस पेयरिंग है वो. दूसरा जो स्मॉल सब यूनिट है आरएनए का, वहाँ पे डिकोडिंग सेंटर्स रहते हैं, वो चेक करता है कि प्रॉपर डीएनए वहाँ पे सॉरी प्रॉपर अमीनो एसिड वहाँ पे एंटर हो रहा है कि नहीं, या रिक्रूट हो रहा है कि नहीं. ठीक है, सो इन दिस वे द पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द अमीनो एसिड्स, बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स. तो इसी तरह से बॉन्ड्स फॉर्म होते जाएंगे. ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज अ ट्रांसलोकेशन. इसी इलोंगेशन का है ट्रांसलोकेशन. ठीक है, अब हमें पता है AUG और स्टार्ट कोडॉन, देन GGC,
या GGG, AAG या AGA, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिपलेट कोडॉन्स प्रेजेंट है mRNA पे। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड बाइंड हुआ, यहाँ पे दूसरा tRNA बाइंड हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, जो राइबोसोम है वो राइबोसोम अब 3 जो कोडॉन है वो आगे आ जाता है, ठीक है। अब उसने रीड किया, अब वो ट्रांसलोकेट करता है 3 कोडॉन, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 5 to 3। तो वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, 3 कोडॉन अप वे वो मूव करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस another elongation factor is utilized, that is eukaryotic elongation factor 2, which is bound with GTP, ठीक है। तो जैसे वहां पे था इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा में था, वैसे ही यहाँ पे भी जीटीपी यूज होता है, ठीक है, फॉर द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ऑफ द राइबोसोम राइबोसोम टुवर्ड्स 3 कोडॉन अप, ठीक है। तो वो 3 कोडॉन ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो मूव जैसे ही वो ट्रांसलोकेट करेगा, ठीक है, तो जो ये ए साइड में प्रेजेंट है, पी साइड में प्रेजेंट है, वो ए साइड में आ जाएगा, और जो ए साइड में प्रेजेंट है वो पी साइड में आ जाएगा, और जो नेक्स्ट ए साइड है वो फ्री हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टीआरएनए वहां पे आके बाइंड हो सके। तो यहाँ पे आप ऐसा भी हम देख सकते हैं, लाइक अभी जो हमारा टीआरएनए था, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट था, ये देखो, ये है पी साइड और ए साइड में, ई साइड खाली है। अब क्या होगा, जैसे वो ट्रांसलोकेट करेगा राइबोसोम, तो जो ये हमारा स्टार्टिंग का जो टीआरएनए है वो ई साइड में आ जाएगा, which do not have any amino acid, that is the deacetylated tRNA। then जो हमारे ए साइड में टीआरएनए प्रेजेंट था, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो पी साइड में आ जाएगा, हैविंग 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 2 पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड, दैट इज द मिथाइनिन एंड एलानिन। देन उसके बाद ये जो ए साइट है वो फ्री हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट जो टीआरएनए है, एसिटाइलेटेड टीआरएनए, वो वहां पे अमीनो एसिड टीआरएनए वहां पे एंटर हो जाए, along with elongation factor 1 अल्फा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसका ट्रांसलोकेशन का, तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांसलोकेट हो गया, 3 जो कोडॉन है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, वो आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जिससे जो ए साइड में था वो पी साइड में आ जाएगा, जो पी साइड में था वो ई साइड में आ जाएगा, और जो ए साइड है वो अब खाली हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है या अमीनो एसिड टीआरएनए वो वहां पे आके बाइंड हो जाए, और यहाँ पे जो भी कोडॉन होगा उसके अगेंस्ट वहां पे वो अमीनो एसिड लेके आएगा, और नेक्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म होगा एलानिन और जो नेक्स्ट टीआरएनए है उसके बीच में, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल लेंगे, नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है वो होगा ल्यूसीन, तो ल्यूसीन अटैक करेगा इस एलानिन के कार्बोनाइल ग्रुप पे, और फिर से वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये जो टीआरएनए है पी में, पी साइड में, वो क्या हो जाएगा, फिर से डीएसिटाइलेटेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है वो होगा, और जो डीएनए है, सॉरी, जो राइबोसोम है वो और 3 कोडॉन आगे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा पहले किस में, दैट इज जब टीआरएनए वहां पे आते हैं तो उसको लेके आता है कौन, सॉरी, इलोंगेशन, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, ठीक है। तो वो बाइंड होता है कहाँ पे, ए साइड पे, बाइंड होने के बाद देन जो ये EF1 अल्फा है वो किसके साथ बाइंड होता है, GTP के साथ बाइंड होता है, ठीक है। सो आफ्टर अटैचमेंट विद द राइबोसोम, ठीक है, mRNA के साथ कोडॉन एंटी कोडॉन बेस पेयरिंग करने के बाद जो ये EF GTP है उसका क्या होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है,
हाइड्रोलिसिस होता है और जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। ठीक है, जीडीपी फॉर्म में जो ये EF1 अल्फा है वो इस टीआरएनए से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, वो अलग हो जाता है एंड वो राइबोसोम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, बट ये जो EF1 अल्फा है, इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन EF1 अल्फा है, जो इलोंगेशन फैक्टर है जो मेनली टीआरएनए को लेके आता है कहाँ पे, ये जो राइबोसोम के पास या एमआरएनए के पास। तो वो सिर्फ मैंने आपको पहले बताया कि वो जीटीपी फॉर्म में ही ले पाता है। अब देखो ये जीडीपी फॉर्म में चला गया तो ये इनएक्टिवेट हो गया। अब इसका एक्टिवेशन या इसका रिन्यूअल फिर से इम्पोर्टेंट है ताकि वो नेक्स्ट जो टीआरएनए है उसको फिर से वहां पे ला सके। ठीक है, तो इसका रिन्यूअल कौन करता है, इसको रिन्यू कौन करता है, इसको एक्टिवेट फिर से कौन करता है, वहां पे और एक फैक्टर प्रेजेंट रहता है, दैट इज द इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा, दैट इज स्मॉल ई कैपिटल ई F1 बीटा गामा। तो ये जो इलोंगेशन फैक्टर है ये क्या करता है, इस जीटीपी को, जो ये EF1 जीडीपी है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ई इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, और उसका जो जीडीपी है उसको फिर से कन्वर्ट करता है किसमें, जीडीपी में। सो इट यूज जीटीपी फॉर इट्स एक्टिवेशन। तो ये जो इलोंगेशन फैक्टर 1 बीटा गामा है वो इसको रिसाइकल करता है किसको, इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा को, ताकि वो फिर से टीआरएनए एक्टिवेट हो जाए और जो टीआरएनए है, अमीनो एसिड टीआरएनए, उसको फिर रिक्रूट कर सके कहाँ पे, जो ये राइबोसोमल ए साइट है वहां पे। ठीक है, तो इसका रिसाइकल होना भी इम्पोर्टेंट है ताकि नेक्स्ट जो टीआरएनए है फिर से वहां पे रिक्रूट सके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलोंगेशन प्रोसेस। तो इस तरह से इलोंगेट होते रहते हैं। ठीक है, देन अब यहाँ पे देखो, अभी हमने कहा ट्रांसलोकेशन हुआ, ट्रांसलोकेशन के बाद जो ए साइड में था वो पी साइड में आ गया, जो पी साइड में था वो ई साइड में आ गया। देन जो ई साइड में जो टीआरएनए है, दैट इज द डीएसिटाइलेटेड टीआरएनए, तो उसके और राइबोसोम के बीच में जो बॉन्ड है वो मतलब वो ट्रांजिएंटली रहते हैं एक दूसरे के साथ अटैच। तो थोड़ी देर के बाद इस ई साइड से ये जो टीआरएनए है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट अमाइनो एसिड को फिर से वहां पे ला सके। ठीक है, अलोंग विद द इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा। तो ई साइड फिर से खाली हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पी साइड प्रेजेंट है और ए साइड भी क्या है, खाली है। ठीक है, तो ए साइड पे फिर से जो ये इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा अमाइनो एसिड टीआरएनए लेके आएगा और इसी तरीके से इलोंगेशन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, टिल वहां पे कोई स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। तो इस तरीके से बॉन्ड्स वहां पे फॉर्म होते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड ऐड होते जाएंगे, अमीनो एसिड्स वहां पे ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म। ठीक है, तो ये कब तक कंटिन्यू रहेगा जो इलोंगेशन प्रोसेस, जब तक वहां पे स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। तो जब स्टॉप कोडॉन आएगा तो वहां पे अब टर्मिनेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है, इलोंगेशन प्रोसेस है। नाउ टर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। सो इन टर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, अभी हमने देखा इनिशिएशन कोडॉन देखा, दैट इज AUG। जब जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, तो वैसे ही वहाँ पे कुछ कोडॉन है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडॉन। जब वो राइबोसोम में या एमआरएनए पे आ जाता है तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हुआ था वो राइबोसोम से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो मेनली 3 स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज द UAG, सॉरी UGA, UAA, और तीसरा है दैट इज द UAG। ठीक है, UGA, UAA और UAG। So this is the
umber, it is called umber, it is called opal, and UA is called ochre. ठीक है, so these are the 3 stop codons. अगर वो mRNA पे प्रेजेंट होगा तो वहां पे टर्मिनेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, तो इन तीनों के लिए कोई भी एमाइनो एसाइल टीआरएनए प्रेजेंट नहीं है या कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, सो दिस इज आवर टीआरएनए विथ अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग है वो क्या रहता है, मिथाइन रहता है हमेशा. अब देखो हमें पता है यहाँ पे फिर ये AUG. अब यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी आ गया. ठीक है, लाइक अगर हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल एम्बर जो स्टॉप कोऑर्डिनेट में आ गया UAG. कहाँ पे, जो ए साइट है, ए साइट पे. ठीक है, तो अब इसके लिए कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो इस जो कोडॉन है उसको डिकोड करता है, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करता है एक रिलीज फैक्टर. ठीक है, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूकैरियोट्स में इन तीनों के लिए एक ही रिलीज फैक्टर, दैट इज द यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1. ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में एम्बर के लिए अलग रिलीज फैक्टर है और UGA और UAA के लिए क्या है, अलग रिलीज फैक्टर प्रेजेंट है. ठीक है, सो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो जो RF1 है इट रिकॉग्नाइज UAA एंड UAG. UAA और UAG को रिकॉग्नाइज कौन करता है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो रिलीज फैक्टर 1, और UG2 को कौन करता है, रिलीज फैक्टर 2. ठीक है, बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो इन तीनों को रीड करता है या रिकॉग्नाइज करता है कौन, इलोंग यूकैरियोटिक रिकॉग्निशन रिलीज फैक्टर 1. ठीक है, ERF1. तो जैसे ही इन तीनों में से कोई भी कोडॉन आएगा तो ये जो ERF1 है, जो प्रोटीन है, वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा. कहाँ पे, इस ए साइट पे, ए साइड पे बाइंड हो जाएगा. देन उसके बाद जो ये बॉन्ड है किसके बीच में, अब देखो इसके पास तो कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो पेप्टाइड ट्रांसफरेज इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बना नहीं पाता है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना पाता है. तो बाय अननोन प्रोसेस जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, टीआरएनए के पास जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम. ठीक है, तो दिस इज आवर नेसेंट प्रोटीन. तो यहाँ पे मिथाइनिन, और यहाँ पे जो हमारा लास्ट प्रोटीन है दैट इज द एक्स. ठीक है, अगर हम एक्स कंसिडर करेंगे तो एक्स इज द लास्ट अमीनो एसिड. तो ये अमीनो एसिड है वहाँ से रिलीज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इस रिलीज फैक्टर के पास कोई भी अमीनो एसिड नहीं है, और यहाँ पे जो पेप्टाइड ट्रांसफरेज है वो बॉन्ड नहीं बना पाता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और जो DNA जो नेसेंट प्रोटीन है इट इज रिलीज, या पॉलीपेप्टाइड इट इज रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम. ठीक है, एंड there is another release factor that is the ERF3. So which is function is still unknown, but ऐसा बताया जाता है कि it is responsible for the removal of ERF1 from the ribosomal unit. ठीक है, जो राइबोसोमल यूनिट है वहाँ से ERF1 का रिमूवल कौन करता है, ये ERF3. तो अलॉन्ग विद दैट इन प्रोकैरियोट्स में और एक फैक्टर प्रेजेंट है, दैट इज अ राइबोसोमल रिलीज फैक्टर RR1. तो ये जो RRF क्या करता है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ. तो अलॉन्ग विद द दैट इज द इलोंगेशन फैक्टर, दैट इज EFG, जो ये अभी मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो अलॉन्ग विद EFG ये क्या करता है, जो राइबोसोम से उनको अलग कराता है. ठीक है, उनको अलग कर देता है, और जो राइबोसोमल जो यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था वो डिसोशिएट हो जाता है. अगर
हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे, सिंपली ERF1 इन तीनों स्टॉप कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और जो पॉलीपेप्टाइड है वो रिलीज हो जाता है। देन ERF3 हेल्प करता है किसमें, मेनली जो RF1 यहाँ पे बाइंड हुआ था उसको वहाँ से निकालने को, वहाँ से अलग करने के लिए। देन उसके बाद ये जो कम्प्लेक्स है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। दैट इज लार्ज सब यूनिट अलग हो जाएगा, स्मॉल यूनिट अलग हो जाएगा, जो RNA वो क्या हो जाएगा, फिर से अलग हो जाएगा। ठीक है। देन अब कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल ये हमारा DNA है, तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया है, तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन है, तो साथ साथ में यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन है, तो वहाँ पे दूसरा जो RNA है वो आके बाइंड हो जाएगा एंड इट स्टार्ट्स अनदर राउंड ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक, तो इस तरीके से बहुत सारे, तो इन दोनों के जो डिस्टेंस कितना होगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स का डिस्टेंस रहता है दो राइबोसोम्स के बीच में। तो इस तरीके से भी क्या होता है, राइबोसोम्स आके बाइंड हो जाते हैं किस पे, mRNA पे। तो इस टाइप के राइबोसोमल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या पॉलीजोम भी बोलते हैं। ठीक है। तो उसी एक mRNA का मल्टीपल टाइम क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सिंपली टर्मिनेशन में आपको इतना याद रखना है कि वहाँ पे रिलीज फैक्टर प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, दैट इज ERF1। ERF1 इन तीनों कोडॉन्स को रीड करता है, स्टॉप कोडॉन्स को, दैट इज UAG, ओपल एंड ऑचरे। तो इन तीनों को रीड करता है। तो इन तीनों के लिए कोई भी अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, अमीनो एसिड DNA प्रेजेंट नहीं है, तो वो यहाँ पे बाइंड होंगे। और जैसे वो यहाँ पे बाइंड होंगे ए साइड पे, तो जो ये पेप्टाइड ट्रांसफरेज है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास कोई अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं है, नो अमीनो एसिड प्रेजेंट ऑन द रिलीज फैक्टर। सो दिस द पॉलीपेप्टाइड इज रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन है वो रिलीज हो जाता है। एंड देन finally the complex that is formed during the initiation process it dissociate। तो जो complex फॉर्म हुआ था वो डिसोशिएट हो जाएगा, tRNA अलग हो जाएगा, rRNA अलग हो जाएगा, mRNA अलग हो जाएंगे। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसलेशन का वो फिर से कर सके। ठीक है, या तो वो कुछ रिलीज फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे ताकि वो फिर से इलोंगेशन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो ना कर सके। ठीक है, सो इन दिस वे द प्रोटीन सिंथेसिस इज प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड। थैंक यू।